हमारे सामने है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि AIPMT 2014 में आया हुआ है। और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अ बैलून विद मास m is descending down with an acceleration a। एक बैलून हमको दिया हुआ है और उसका मास बताया है m है और वो a एक्सीलरेशन से नीचे की ओर उतर रहा है। उसका त्वरण की वैल्यू, उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू है a। आगे लिखते हैं कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सीलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस बैलून में से हम कितना मास निकाल दें जिससे कि ये बैलून जो है a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाने लग जाए। जैसे ये बैलून है, अब इसमें से हमने m1 मास निकाल दिया, तो अभी इसका जो मास बच गया, जो मास है इसका वो हो गया m माइनस m1 मास, और अब ये a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो और हमको फाइंड आउट करनी है m1 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बचपन में हम लोग गैस के गुब्बारे, गैस के बैलून उड़ाते थे, तो जो अपने आप ऊपर जाता था तो उसमें क्या होता था, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। वो ऊपर क्यों जाता है, वो ऊपर बायोंसी फोर्स की वजह से जाता है। बायोंसी फोर्स क्या होती है, लेट्स कम इनटू दैट। तो जैसे ये बैलून हम उड़ा रहे हैं, ये ऊपर उड़ रहा है और इसमें इसका मास है m और नीचे की ओर इसमें फोर्स लग रही है mg, और एक फोर्स होती है बायोंसी फोर्स, वो लगती है ऊपर की तरफ। अब बायोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बायोंसी फोर्स की वैल्यू होती है, बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। इस बैलून के वॉल्यूम के द्वारा, इस बैलून के द्वारा जो, अगर ये बैलून नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे हवा होती, उस हवा का जो वेट है जो इसने हटाया है अपनी जगह से, उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू योर बायोंसी फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो बैलून है, इसकी जो डेंसिटी, जो एयर की जो डेंसिटी है वो तो है रो, और इसका जो वॉल्यूम है इस बैलून का वो है v, और रो v इंटू जी मेरा वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय दिस बैलून हो गया, दिस इज माय बायोंसी फोर्स। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि बायोंसी फोर्स क्या है और ये ऊपर क्यों जाता है। अब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटर होती है देन एयर, तो जो mg, जो b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन mg होगी, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, एक चीज हम और डिस्कस करेंगे इसमें कि अब आप ये बताइए कि अगर मान लो ये जो बैलून है ये तो फिर हमेशा बहुत बहुत ऊपर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोंसी फोर्स है, एक mg है, b ज्यादा लग रहा है और फिर ये ऊपर उठता चला जाएगा। पर आप प्रैक्टिकली देखना, बैलून को आप ऊपर उड़ाएंगे गैस के गुब्बारे को, तो एक लिमिट तक तो ऊपर जाएगा, उसके बाद वहां पे वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा वो, कोई उसको क्या कारण है उसको रुकने का ऊपर एक लिमिट के बाद जाने को? तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो ये रो है, रो क्या है आपका, एयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द एयर। अब डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ में घटती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई जो है ग्राउंड से बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है रो की वैल्यू घटेगी। तो जब रो की वैल्यू घटती चली जाएगी तो बी जो है वो रो भी जी है, बी की वैल्यू भी ऊपर जाके घटती चली जाएगी जैसे जैसे बैलून ऊपर जाएगा, और जिस पॉइंट पे mg की जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी बायोंसी फोर्स से, वो नीचे आने लगेगा। चलो, ये तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है बायोंसी फोर्स का। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम हमारे पास में दो केस है, केस 1 और केस 2। ये हमारा केस 1 है और ये हमारा केस 2 है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट इस सवाल को सॉल्व करने में आपको अप्लाई करनी है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपने साइन का गलत इस्तेमाल किया
आपका सवाल वहीं पे गलत हुआ। तो सिंपल बात यह है कि ऊपर की तरफ हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे की तरफ हम लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स ऑल। तो पहले हम कंसीडर करते हैं केस 1। केस 1 में ये बैलून है और इस बैलून में ऊपर की ओर लग रही है बायोंसी फोर्स B और नीचे की ओर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी mg, और ये A एक्सीलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं। तो ऊपर की तरफ है प्लस, तो हमने लिखा B, उसके बाद नीचे की तरफ है mg, हमने लिखा माइनस mg। उसके बाद आप ये बताइए यहां पे मैं प्लस ma लिखूं या माइनस ma लिखूं? मैं लिखूंगा माइनस ma। क्यों लिखूंगा? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, तो मैंने लिखा माइनस ma। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं केस 2 कंसीडर करूंगा। केस 2 क्या है? ये बलून है मेरा और इस पे एक नीचे की ओर फोर्स लग रही है, कितनी? m माइनस m1 इंटू जी, क्योंकि m1 मास हम हटा चुके हैं, अब इसका मास है m माइनस m1। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की ओर लग रही है। अच्छा, एक इसमें फोर्स लग रही है अगेन बायोंसी फोर्स। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि जो बायोंसी फोर्स यहां पर है यहां पर है वो सेम है। क्यों सेम है? क्यों? क्योंकि जो हमने अभी डिस्कस किया था बायोंसी फोर्स जो होती है वो होती है रो वॉल्यूम इनटू जी। अब रो जो एयर की डेंसिटी है वो भी सेम है, जी भी सेम है, और जो वी है वॉल्यूम ऑफ दिस बैलून इज सेम। हमने इसमें से मास हटाया है पर इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो बायोंसी फोर्स केस 1 और केस 2 में बराबर ही है। तो हमने फिर से इसको b से रिप्रेजेंट किया। हम अब केस 2 की इक्वेशन लिखते हैं। तो केस 2 की इक्वेशन हो गई v, नीचे की ओर फोर्स है m माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू, अब यहां पे बताइए एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा इस एक्सीलरेशन को। तो ये मेरा हो गया m माइनस m1 इंटू a। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है इनमें से m1 की वैल्यू, और b में हमको खास दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो अपन को रो की वैल्यू पता है ना वॉल्यूम इस बैलून का पता है। तो अपन चाहेंगे कि इन दोनों इक्वेशन से b को अपन एलिमिनेट करा दे, हटा दे। तो सिंपल करना है आपको, सेकंड इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आप इससे माइनस करने लग जाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा माइनस mg प्लस m1g माइनस b माइनस b 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस mg। और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में आप आ जाइए, ये हो गया ma माइनस m1a और माइनस माइनस ma, तो ये हो गया प्लस ma। अब आप देखो इसको फर्दर रिड्यूस करो, ये अपना mg और माइनस mg कट गया, और निकालना हमको क्या है? m1। तो m1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो m1, ये m1 जो a है अपन यहां पे लिया है, तो ये हो गया m1 g प्लस a, और यहाँ पे ma और ma मिलके हो गया 2ma। तो m1 हमारा निकल के आया 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a। तो हमको इतना मास निकालना होगा इस बैलून से जिससे कि ये जो बैलून है वो a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर आए। तो कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या सीखा कि बायोंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा। पहली बात कि बायोंसी फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और कैसे अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, दूसरी बात। और तीसरी बात, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है, उसी टाइप से अपन ने सब इक्वेशन बनाई है। अगर a नीचे है तो नेगेटिव लिया है, a ऊपर है तो पॉजिटिव लिया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, और ये लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। और इस टाइप का क्वेश्चन अराउंड हर साल AIPMT पेपर में आता ही है। सो लेट्स फाइंड आउट ये क्वेश्चन किस टाइप से है और कैसे इसको सॉल्व करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 4m और वो रेस्ट पोजीशन पर है। It suddenly explodes into 3 pieces
वो 3 भागों में उसमें विस्फोट हुआ और 3 इसके टुकड़े हो गए। 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other। दो जो टुकड़े हुए जिसमें प्रत्येक का मास m था, वो एक दूसरे से लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किया उन्होंने, और विद इक्वल स्पीड v, उनकी स्पीड भी दे दी है v। अब हमको बताना है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड कितनी होगी, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहली बात कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। क्यों है? मोमेंटम क्यों कंजर्व हुआ? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्लोजन जो हुआ है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है। सो लेट्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले ये मास 4m ऐसे था, और अभी जो है एक मास ऐसे गया, एक मास ऐसे गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री। एक का मास है m और एक का मास है m। तो तीसरा पार्टिकल कहां गया? तीसरा पार्टिकल यहां पे जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, कहां जाएगा? सिंपल सी बात है कि जब अगर इसको x डायरेक्शन ले रहा हूं और इसको मैं अगर y डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो mv जो कंपोनेंट है, जो मोमेंटम जो x डायरेक्शन में हो रहा है वो 0 होना चाहिए, और जो मोमेंटम जो y डायरेक्शन में है वो भी 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि पहले तो कोई इसका मोमेंटम था नहीं, ना x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था, ना y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था। तो नेट जो मोमेंटम अब भी एक्सप्लोजन के बाद भी ना तो x डायरेक्शन में होना चाहिए, px शुड बी इक्वल टू 0 एंड py शुड आल्सो इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट अपन को लेके चलना है। अब आप देखिए, अब आगे क्या करते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि तीसरा मास कहां होना है। अगर मैं ये सोचूं कि जो तीसरा मास है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो s डायरेक्शन में होगा और एक नेगेटिव y डायरेक्शन में होगा। तो s डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम है वो 0 होना चाहिए था। अब एक तो कंपोनेंट है m v जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी सपोज करो होगी v1 और ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये हो जाएगा mv1 cos थीटा, वो भी इस डायरेक्शन में। तो वो फाइनाइट हो गया, वो 0 नहीं हुआ। तो हमको इस टाइप से उसकी डायरेक्शन सेट करनी होगी जिससे कि px भी 0 हो जाए और py भी 0 होगी। तो वो अपना सिंपली क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका ये तो पॉजिटिव कंपोनेंट है, ये भी पॉजिटिव कंपोनेंट है, इसकी वजह से, इस मोमेंटम की वजह से अपन को नेगेटिव कंपोनेंट भी मिलेगा x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। और ये जो 2m मास है, मान लो ऐसे जा रहा है और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी px की और py की। तो बहुत सिंपल है, px आप कंसीडर करो, px शुड बी 0। क्यों? क्योंकि पहले भी px 0 था और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन को करना है। तो इस डायरेक्शन में m और इसकी स्पीड है v, इसकी भी स्पीड है v, और मान लो इसकी स्पीड है v1, क्योंकि हमको स्पीड इसकी नहीं दे रखी। तो px फाइंड आउट करो। अब ये तो हो गया एक्सप्लोजन से पहले, और एक्सप्लोजन के बाद हम लिखते हैं यहां पे। तो एक्सप्लोजन के बाद x कंपोनेंट में देखो, एक तो ये हो गया mv हो गया, ठीक है, इसकी वजह से तो कोई x कंपोनेंट होगा नहीं, और इसकी वजह से होगा 2mv1 cos थीटा माइनस 2mv1 cos थीटा। v1 इसका मैग्नीट्यूड है और ये इस तरफ है, तो ये हमने इसको नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए तो mv माइनस 2m1 cos थीटा। अब आप py कंसीडर कीजिए। py क्या होगा? पहले भी py 0 था क्योंकि ये रेस्ट में थी बॉडी, तो इज इक्वल टू अपना ये होगी अपनी पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y डायरेक्शन, और py है 0। अब एक्सप्लोजन के बाद आप चेक कीजिए कितना है y डायरेक्शन में। एक तो कंपोनेंट है ये mv,
ये मेरा पार्टिकल है ए, ये है बी और ये पार्टिकल है सी, तीन टुकड़े हुए हैं इसके ए बी सी। तो ये हो गया मेरा एम वी, और इसकी वजह से तो कोई वाई कंपोनेंट है नहीं। अच्छा, इसकी वजह से चेक कीजिए, इसकी वजह से वाई कंपोनेंट कितना हो गया, इधर 2mv1 sin थीटा, और क्योंकि वो नीचे की ओर है इसलिए मैं लूंगा उसको माइनस, तो मैंने लिखा 2mv1 sin थीटा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गई ये और एक इक्वेशन हो गई ये, दो इक्वेशन मेरे पास हो गई। तो पहली इक्वेशन से निकल के क्या आया, mv इज इक्वल टू 2mv1 cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन से निकल के आया mv इज इक्वल टू 2mv1 sin थीटा। इसको मैं नाम देता हूं तीसरा, इसको नाम देता हूं मैं चौथा। ठीक है, अब मुझको थीटा भी मेजर करना है और v1 भी मेजर करना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको 4 से 3 को डिवाइड करता हूं मैं। अब पहले तो आप समझ लिए ये हम ये सब कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए सब चीज कर रहे हैं क्योंकि हमको मेजर करनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को पता है कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी पता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी मास ही पता है, वेलोसिटी पता है, पर इसका अपन को मास पता है जो सी टुकड़ा हुआ है, पर उसकी वेलोसिटी जो v1 है वो हमको नहीं पता। उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये सब काम कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है v1 और थीटा, तो 4 डिवाइड बाय अपन 3 करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताइए tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। तो थीटा तो मुझको निकल के आ गया। अब मेरी जो दिलचस्पी है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है v1 फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन से अपना क्या हुआ, v1 क्या हो गया, m और m कैंसिल आउट, और sin थीटा, थीटा की जगह मैंने डाला 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, √2 चला गया इधर और 2 चले गया इधर, तो ये हो गया √2/2, और v एज इट इज, तो ये हो गया v/√2। तो मेरे को v1 आ गया इन टर्म्स ऑफ v/√2। अब तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये क्वेश्चन। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जो C के द्वारा प्लस B के द्वारा प्लस A के द्वारा। C के द्वारा क्या है हाफ, मास है 2m, वेलोसिटी क्या है v/√2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर B के द्वारा हाफ mv स्क्वायर और A के द्वारा हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये v/√2 है तो ये 2 हो गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास हो गया mv स्क्वायर / 2। तो ये मेरा निकल के आ गया 3/2 mv स्क्वायर। सो दिस इज माय आंसर। तो मेरा ऑप्शन हो गया ये वाला। तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि चीज आसान थी, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, पर हमको दिक्कत ये आ रही थी कि हमको दो टुकड़ों जो हुए हैं ए और बी, उसकी वेलोसिटी पता है, मास पता है, पर जो तीसरा पार्टिकल है उसका अपन को मास तो पता है पर वेलोसिटी नहीं पता, तो हम वेलोसिटी निकालने लगे। अच्छा, एक्सप्लोजन हुआ था इसलिए मोमेंटम जो है कंजर्व हुआ, तो px और py की दो इक्वेशन लिखी। फिर ये एंगल किस टाइप से होगा कि ये इसको बैलेंस करे और टोटल जो मोमेंटम है वो 0 हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया। फिर हमने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, नेगेटिव डायरेक्शन ये है। दो इक्वेशन बनाई और दो वेरिएबल अपने पास थे, एक तो थीटा था एक v1। पहले निकाल लिया थीटा, थीटा आया 45 डिग्री, उससे निकाल लिया v1, और v1 v के टर्म्स में निकालते ही जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है c की, b की, a की, सबको जोड़ दिया और आंसर हमारा झट से आ गया 3/2 mv स्क्वायर। दैट्स ऑल। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये है AIPMT 2014 में पूछा गया, ये है मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड r ओम। मीटर ब्रिज है जिसमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक है 5 ओम, एक है r ओम। When the resistance R is shunted with an equal resistance
the new balance point is at 1.6 L1. तो पहले तो इसका जो बैलेंस पॉइंट था वो यहाँ पे था, L1 लेंथ पे था। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो आर ओम रेजिस्टेंस है उससे हमने एक और रेजिस्टेंस हमने शंट कर दिया है, मतलब पैरेलल में लगा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसकी वैल्यू अगेन आर ओम ही है, तो मेरा जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, और सपोज करो मेरा बैलेंस पॉइंट हो गया ये, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमको दे रखी है 1.6 L1, और अगर ये टोटल जो डिस्टेंस है वो तो है 100, और अगर ये है 1.6 L1 तो ये अपनी कितनी हो गई 100 माइनस 1.6 L1। सिंपल। चलो अब इस सवाल को अपन बनाते हैं। तो पहला केस अपन लेते हैं जब ये आर यहाँ पे नहीं है। तो केस 1 के तहत, क्योंकि ये मीटर ब्रिज जो है बैलेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रिंसिपल है वो उस पे अप्लाई होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। ये तो हमारी हो गई पहली इक्वेशन। तो 5 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम कंसीडर करते हैं केस 2, जहां पे हमने एक रेजिस्टेंस शॉर्ट कर दिया है इसके साथ ही में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल R/2। तो ये तो 5 ही रहा एज इट इज ही, और ये क्या हो गया R/2, यानी कि R/2 इधर इज इक्वल टू, अब जो नया बैलेंस पॉइंट है वो मुझको मिल रहा है 1.6 L1 पे, मतलब यहां पे है मेरी जॉकी। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1.6 L1, और ये लेंथ मेरी क्या है 100 माइनस 1.6 L1। ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में दो तो वेरिएबल है R और L1, और हमको मालूम करनी है R की वैल्यू, दैट इज हमको L1 को एलिमिनेट करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशन। आई थिंक इट इज वेरी इजी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I will have 500 minus 5 L1 is equal to R L1। ये मेरी हो गई इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं लिख सकता हूं 500 माइनस ये हो गया 1.6 इंटू 5 दैट इज 8 L1 is equal to 1.6 L1 into R/2, तो ये हो गया 0.8 R/L1। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मुझको L1 को करना है एलिमिनेट और R की वैल्यू करनी है फाइंड। तो यहां से मैं L1 की वैल्यू यहां से निकाल के L1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, और मेरी जो इक्वेशन है वो R के टर्म्स में आ जाएगी, एंड आई विल गेट माय आंसर। सो लेट्स डू दिस। तो इक्वेशन 3 से हम क्या करते हैं कि 5L1 इस तरफ ले लेते हैं, तो हमारा हो गया ये R प्लस 5L1 इज इक्वल टू 500। ठीक है, और ऐसे यहां पे हम करेंगे क्या 0.8 R 0.8 R प्लस 8 L1 इज इक्वल टू 500। तो इन दोनों से अपन को L1 को एलिमिनेट करना है। तो अब हम लिख सकते हैं 500 L1 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय R प्लस 5 इज इक्वल टू 500 फ्रॉम दिस इक्वेशन
500 डिवाइडेड बाय 0.8 r प्लस 8, ठीक है। 500 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा r प्लस 5 इज इक्वल टू 0.8 r प्लस 8। तो ये हो गया मेरा 0.2 r इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज 30 बाय 2 दैट इज 15 ओम। तो मेरा आंसर हो गया 15 ओम, जो कि ऑप्शन है बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अपन को अप्लाई करना है और दो इक्वेशन लिखनी है, दो वेरिएबल आ जाएगी। ये शंट हो गया था, नई वैल्यू ये थी, दो इक्वेशन बना दी, दो वेरिएबल थे, L1 को एलिमिनेट कर दिया एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर रेजिस्टेंस R as 15 ohm. That's all. Let's move on to our next question. और ये क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर सर्किट का। इसमें ये कहा गया है कि a potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of given cell। जैसे हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर सर्किट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ। इस प्रॉब्लम में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बैटरी वैल्यू हमको दिया गया है 2 वोल्ट विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ वायर हमको दे रखा है 4 मीटर। व्हेन फॉलोइंग रेजिस्टेंस infinite and 9.5 infinite connected across cell, balancing length found to be at 3 meter and 2.85 meter respectively, and we have to find the value of R। और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है और ये इसकी जो लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ दिस वायर इज 4 मीटर। दूसरी बात कह रखी है कि एक बैटरी हमने इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस हमने लगाई है थ्रू दिस की, और जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक सेल है, जैसे ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, और इसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमको ये दे रखा है कि हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं जिसकी वैल्यू है R, ठीक है। ये ऐसे है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जब मैं रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट पे लगाता हूं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाता हूं, तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3 मीटर पे। तो ये 3 मीटर पे जो पॉइंट मेरा आया, यहां से मैं ले रहा हूं 0 to 4 मीटर, और 3 मीटर पे जब मेरा पॉइंट आएगा, जब मैं R इक्वल टू इनफिनाइट लूंगा, तो इनफिनाइट पे आया मेरा 3 मीटर पे पॉइंट, और जब मैं R की वैल्यू लूंगा, एक तो मैं लूंगा इनफिनाइट और एक मैं लूंगा R की वैल्यू 2.85 मीटर, तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो आएगा इधर, जिसकी डिस्टेंस है 2.85, ठीक है। तो ये दो केस है, ये है केस 1 और ये है केस 2, और हमको मेजर करनी है द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वैसे तो ये सवाल बहुत ही आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है, हम जैसे एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था, R इज इक्वल टू R L1 बाय L2 माइनस 1। तो R की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 9.5 ओम, और L1 बाय L2, L1 है 3 मीटर और L2 है 2.85 माइनस 1। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया 2.85
9.5 इंटू 3 माइनस 2.85 जो कि हो गया 0.15। अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं इन दोनों को, तो ये हो गया हमारा 1.9 और ये हो गया हमारा 5.7। अच्छा 19 3 जा 57 होता है और ये 0.57 है, तो 19 3 जा 0.57 है और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा अपने पास में है, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा अपना 0.5। तो मेरा आंसर जो है 0.5 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमको जस्ट फॉर्मूला पुट करना था और हमारी वैल्यू आ चुकी है। चलो ये तो हो गया, हमारा आंसर आ गया। पर अब एक डिस्कशन मैं और इस पर करना चाहता हूं। ये डिस्कशन ये है कि मैंने काफी स्टूडेंट का फीडबैक लिया इस पेपर के बाद में, और मैंने पूछा कि आपने, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें तो बस वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपको आ गया होगा। और सरप्राइजिंगली बहुत स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा भाई क्यों छोड़ दिया, ये तो बहुत इजी था। तो उन्होंने बोला कि सर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उनको, और हम दूसरे क्वेश्चन से बढ़ गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पुट कर रहा है क्या पुट नहीं करना है। इतना तो याद आ रहा था R इक्वल टू R, L1/L2 - 1 है। अब L1 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू क्या है, और पोटेंशियोमीटर में ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस की बात कहां से आ गई। तो फिर हमने छूट ही दिया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ अधिकतर स्टूडेंट के साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अगर सिर्फ फॉर्मूला याद करके बेसिस पे चले जाएंगे और हमारा अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्जाम में चांसेस है कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बात यह कि हमने सवाल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं था, वैल्यू पुट करनी थी सिर्फ इसमें। तो अच्छा, अब रूट कॉज में जाओ कि भाई कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अगर हमारा इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो भले ही हम अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाते तो वहां पे अपन डिराइव भी कर सकते थे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इतना होता, जब कॉन्सेप्ट होता तो इतना कॉन्फिडेंस होता, अपन इसको करके ही दम लेते और हमारा आंसर आराम से 0.5 आ जाता, भले ही हम फॉर्मूला भूल गए हो तो भी। तो खैर अभी इस जो ट्यूटोरियल का जो मकसद है, आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपको कॉन्फिडेंस देना है। तो मैं अभी आपके सामने 2 मिनट लेके इस पूरी चीज को ड्राइव कर देता हूं, जिससे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए या उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए तो आप डरे नहीं, आप जैसा उसमें क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से उसको बना सके। तो हम कंसीडर करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो जनरल केस लेते हैं जिसमें एक बैटरी हमने अप्लाई की है जिसका वैल्यू है से V, और यहां पे V की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2 वोल्ट, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। और जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 4 मीटर, तो हम इसको ले लेते हैं L, और L इज इक्वल टू 4 मीटर। तो अच्छा, वोल्टेज एक यूनिट होती है, इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरी लेंथ के अक्रॉस 4 मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट, ठीक है। तो फाई जो है मेरा वो हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.5, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो सपोज करो अगर ये लेंथ मुझको दे रखी है L5, तो अगर इसके अक्रॉस मुझको पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया है तो मैं सिंपली बोल दूंगा 5 into L5। तो ये तो हमारी पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने यहाँ पे एक सेल ले रखा है जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, इसकी वैल्यू है R, ठीक है। और जैसे हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा, हमारे एक और वीडियो है हमारा ऑन गैल्वेनोमीटर पे, इसमें हमने बहुत बेसिक से चीज बता रखी है।
उसमें हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, जिसकी वैल्यू होती है R इन पैरेलल टू दिस सेल। अब हम क्या करते हैं कि दो केस लेते हैं। एक केस में हम ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। जब हमने इसको R को ओपन सर्किट किया, ठीक है, और हमको जो इस सवाल में दे रखा है कि हमने जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया इनफिनाइट, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही मतलब क्यों है? क्योंकि जब इनफिनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इसके अक्रॉस जो करंट होगी वो जीरो होगी। तो इट इज एज इक्वल टू सेम एज सेइंग कि ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इनफिनाइट, बहुत ज्यादा। तो ये तो हमको क्लियर हुआ। अब हमको ये बता रखा है कि बैलेंसिंग लेंथ फाउंड टू बी एट 3 मीटर। तो यहां पे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है जो कनेक्टेड रहता है इस जॉकी से, और वो हमने इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये हमारा हो गया बैलेंसिंग पॉइंट। कहां पे? एट 3 मीटर। ये 0 से लेके 3 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए इस बात को। अब इसमें पहले हम इक्वेशन बनाते हैं कि क्या इक्वेशन है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इस ब्रांच को आप कंसीडर कीजिए, इस वाली ब्रांच को, ये वाली ब्रांच को। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? 5 इंटू 3 मीटर। तो मैं इसको लिख रहा हूं 5 इंटू 3, ठीक है, समझ में आया? अब आप एक चीज देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो ओपन है। ओपन को मैं इसको सर्किट को ओपन कर देता हूं इस टाइप से, ठीक है। अब आप समझिए इस बात को कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज टू पॉइंट, जो इस ब्रांच के अक्रॉस जो हो रहा है, इट इज सेम एज बिटवीन दिस ब्रांच। ये वाली जो ब्रांच दिख रही है आपको टोटल मिला के ये, और उसकी वैल्यू क्या है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ईएमएफ ई। अच्छा, अब जो करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू है उसकी वैल्यू क्या है? 0, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट है। तो यहां पे करंट 0 हुई। अगर यहां पे करंट 0 हुई और यहां पे करंट 0 है तो यहां पे भी करंट 0 है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर मैं जर्नी शुरू करता हूं अपनी और यहां जाता हूं तो मुझको सिर्फ एक ही ईएमएफ दिखता है ई, और यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ इस ईएमएफ के कारण है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू ईएमएफ ई। तो मेरी पहली कंडीशन आ गई, phi 3 इज इक्वल टू ईएमएफ। और इसको मैं जनरल बनाने के लिए एक काम करता हूं, 3 की जगह मैं इसको डिनोट करता हूं L1 से। L1 जहां पे है मेरा 3 मीटर, और यहां पे भी मैं इसको लिखता हूं L1। आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइए। तो E इज इक्वल टू 5 L1 आ गया। अब मैंने क्या किया, दूसरा केस लिया, और दूसरे केस में मैंने R की वैल्यू डाली 9.5 ओम। यहाँ पे मैंने 9.5 ओम डाली, और मेरा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आ गया 2.85 मीटर पे। तो अब मेरा जो जॉकी है वो यहाँ पे आ गया। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और ये मेरा है L2 इज इक्वल टू 2.85, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अब हम सिमिलर चीज करेंगे जो हमने केस 1 में करी। तो पहली बात तो ये देखिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस L2 इज व्हाट? 5 इंटू L2। तो मैं लिखता हूं 5 इंटू L2। बहुत सिंपल है, बेसिक से आप चलेंगे तो बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, और एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, पर एक बार कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप मेरा आ गया 5 इंटू L2, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस की, ये इन पैरेलल विद दिस एलिमेंट, तो इसके थ्रू अगर करंट है I, तो इसके जो ड्रॉप हो रहा है वो हो गया IR, ठीक है। तो 5 L2 इज इक्वल टू IR, ये मेरी एक और कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है
सेम एज बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितनी है? करंट 0 है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट है। बैलेंसिंग पॉइंट है तो यहां पे करंट 0 है। तो किरचॉफ लॉ के अनुसार अगर यहां पे करंट जा रही है I, तो यहां पे करंट है 0, तो यहां पे मेरी करंट होगी कितनी? I। ठीक है। तो अब आप देखिए द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज 2 पॉइंट, वो क्या हो जाएगी? EMF माइनस IR। माइनस IR इसलिए लिया क्योंकि I इस डायरेक्शन में है और अपन ऐसे जा रहे हैं इसमें, तो मैंने इसलिए माइनस IR लिया। अच्छा, ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन और ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब आप ये रेजिस्टेंस है R, स्मॉल r, क्योंकि ये स्मॉल r है इसलिए। अच्छा, अब आप समझिए कि हमको मेजर करना है वैल्यू ऑफ R। ठीक है। तो जो बाकी जो चीज है जो हमारे पास में यूज नहीं आ रही है, तो उसको हम यहां इन 2 इक्वेशन से, 2-3 इक्वेशन से एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि EMF इज इक्वल टू हमारा आ गया phi-L1। और अब आप देखिए इस इक्वेशन से मेरा ये हो गया EMF इज इक्वल टू आ गया क्या? I R प्लस R विच इज इक्वल टू phi-L1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, अब हमको I की वैल्यू नहीं मालूम है, तो I की वैल्यू कहां से आ जाएगी? यहां पे I इज इक्वल टू phi-L2 बाय R अपन लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे phi-L2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है। R प्लस R इज इक्वल टू phi-L1। phi और phi कैंसिल हो जाएगा और अब मेरे पास में क्या बचता है? R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R बाय कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल टू L1 बाय L2, जो कि बराबर है R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 देन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R विच इज माय फॉर्मूला। तो हमने देखा कि अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाए तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं, और क्योंकि अब हमको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो हम इसको भूल नहीं सकते। अगर भूल भी गए तो डिराइव करके हम इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की हिम्मत भी रखते हैं। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर, और अब की बार हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। इसमें हमको ये दिया गया है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है? जैसे अगर ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इसका एंगल है ए और वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर। तो इसकी एक सभी वैसे रिफ्रैक्टिंग होती है, मतलब लाइट उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्रॉस चली जाती है, पर एक को हमने, जैसे मान लो इस लेयर को हमने सिल्वर कर दिया। अब सिल्वर करने का मतलब यह है कि अब ये मिरर की तरह एक्ट करने वाली है। तो एक को हमने कर दिया सिल्वर और इसका एंगल हमको दे दिया ए। अभी तक इतना अपन को इंफॉर्मेशन है। आगे क्या बोलते हैं कि लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन फर्स्ट सरफेस। मतलब मान लो कि लाइट जो है एक 2a एंगल से इंसिडेंस हो रही है, तो मैं एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करता हूं। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां से एक लाइट जो है एयर से आई और एयर के मीडियम है, यहाँ पे एयर है, ये प्रिज्म है, इसने यहाँ पे एंगल बनाया 2a। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। इंसिडेंट का एंगल दे दिया है 2a, ये है a, और फिर कहते हैं जो लाइट इंसिडेंट हुई एट 2a एंगल ऑन फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक्स थ्रू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन एट सिल्वर सरफेस। अब ये बोल रहे हैं कि ये यहां पे आई और अब प्रिज्म में एंटर हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, और इसने यहां पे
क्रॉस करी यहाँ पे और इस पे टकराई। अच्छा, अगर इस पे अब ये टकराई, उसके बाद में ये बोल रखा है कि ये सेम पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, मतलब यहां पे हुई और अब होगा इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन मिरर से और वापस इस पाथ पे होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर ऑफ प्रिज्म है वो क्या होगा, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। पर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इसमें ये बोला है कि सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम पाथ पे। पर जब हमने जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था मिरर पे कि अगर कोई भी मिरर मुझको दे रखा है और अगर लाइट पड़ती है इस पे, इससे, और ये एंगल थीटा बना रही है, तो इस मिरर सरफेस पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो अगेन एंगल थीटा बनाएगी। ठीक है, पर यहां पे क्या बोल रहा है कि जो इसका ये पाथ था और रिटर्न टू रिफ्लेक्टेड का पाथ सेम है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये जो लाइट है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल हो रही हो। ठीक है, बात को उसने घुमा के कहा है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट इस पे जो पड़ रही है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको रिड्रॉ करता हूं इस टाइप से कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ही ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि ये मैंने बनाया ऐसे, और ये एंगल सपोज करो इस टाइप से आ रहा था 2a से, ये मेरा 2a है एंगल है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है मेरा एक परपेंडिकुलर होगा, और लाइट रे अगर ऐसी जाएगी तो वापस भी ऐसे ही आएगी। ठीक है, ये भी हमको क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहां पे हमको करना क्या है, सॉल्व क्या करना है, उस पे अब जाते हैं कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि हमको इक्वेशन लगानी होगी, और हम यहाँ पे इक्वेशन जानते हैं क्या है कि यहाँ पे म्यू नॉट साइन, जो ये एंगल है इंसिडेंस, इज इक्वल टू म्यू जो इस मीडियम का है इनटू इसका जो एंगल है। तो ये तो एंगल मुझको दे रखा है 2a, और ये परपेंडिकुलर से ये जो एंगल जो बना रहा है ये θ1, ये मुझको और मालूम पड़ जाता तो मैं इस सवाल को इजीली कर जाता। तो कोई नहीं, पर जो ये कंडीशन दे रखी है तो इससे इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर ये एंगल है a, और ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 90 माइनस a। सही बात है, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस a। अच्छा, अब आप इसको कंसीडर कीजिए, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसकी इस वाली सरफेस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये जो एंगल मुझको दे रखा है वो है 90 माइनस है। तो ये जो एंगल है θ1 वो क्या हो गया 90 माइनस a, 90 माइनस मतलब ये पूरा जो एंगल है माइनस ये वाला एंगल 90 माइनस a, तो ये मेरा निकल के आ गया a। तो मुझको मालूम पड़ गया θ1 की जो मेरी वैल्यू है वो हो गई a। ठीक है, तो चलो ये तो अच्छा हो गया कि हमको ये मालूम पड़ गया कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो है a। अब इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में इक्वेशन आ गई sin 2a, मतलब म्यू नॉट जो एयर का है और म्यू जो प्रिज्म का है इंटू साइन ए। ठीक है, अब म्यू आर क्या है, म्यू पी बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया साइन 2a बाय साइन ए। अच्छा, अब इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, साइन 2a को अपन लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, और यहां पे है साइन ए, तो मेरा हो गया 2 कॉस ए।
तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, ये हो गया हमारा। तो सवाल इजी था बट इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा, वो आप समझिए। एक तो हमने इक्वेशन लगाई ढंग से, और दूसरी बात हमने इस बात को समझा कि अगर वो सेम सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एट दिस मिरर अगर सेम पाथ ट्रेस कर रहा है तो जरूरी 90 डिग्री फॉलो कर रहा होगा। और थोड़ी सी हमने ज्योमेट्री लगा दी कि ये 90 डिग्री है, ये a है, ये 90 माइनस a है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस 90 माइनस a हो गया a। और फिर हमने ये इक्वेशन निकाल के वी गॉट आवर आंसर एज 2 cos a, और ये मेरा आंसर हो गया।